नमस्कार साथियों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय कृषि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो निबंध है, निबंध सेक्शन आता है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी या विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के फैक्ट्स और तथ्य दिए गए हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसलिए आपको ये पढ़ना अनिवार्य है एक प्रकार से। ठीक है, तो जो यूपीएससी है, आरओ मेंस और पीसीएस, इन सभी के लिए, किसी भी स्टेट का पीसीएस क्यों ना हो, इन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और ये निबंध सेक्शन है और बहुत ही विस्तृत रूप में हमने इसे लिखा है, तो आप इसे पढ़िए, अवश्य पढ़िए। और इसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके हाथ लगें उन्हें आप नोट कीजिए और उन्हें लिख करके अपने डायरी में नोट कर लीजिए और उन्हें आप निबंध में सम्मिलित कीजिए। बार बार निबंध लिखिए, जिससे आपका जो है निबंध लिखने का दायरा है वो बहुत ही विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारतीय कृषि पर एक विशिष्ट निबंध की। ये ओवरऑल संपूर्ण कृषि से संबंधित निबंध है, इसलिए आपके लिए यह रामबाण औषधि के समान कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, भूमिका से शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, इसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल जो वाक्य हैं, उनको आप लिख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण जो डाटा है उसको भी लिख सकते हैं। और ये 2024-25 के डाटा या आंकड़ों पर आधारित है, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, करंट डाटा है इसमें, पुराना डाटा नहीं सम्मिलित किया है हमने। और ये आपके लिए निबंध सेक्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, लिख लीजिए मेरी बात। ठीक है, जैसे ही आप मेंस में निबंध लिखने बैठोगे तो आपके लिए इससे संबंधित जो भी बिंदु या जो भी पॉइंट सामने आए उसे आप लिख लीजिए। ठीक है, अब भूमिका से शुरू करते हैं। और इससे पढ़ के आप, क्योंकि ये बहुत ही विस्तृत निबंध है, तो इस निबंध से आप पढ़िए और अपने हिसाब से छोटा निबंध लिखिए। जैसे भूमिका है, इसमें लगभग 100 से 150 शब्दों का एक ही वो बना दिया है हमने। ठीक है, विस्तृत है, तो उसे आप 50 शब्दों में या 30 शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यानी मुख्य बात भी न छूटे और ज़्यादा विस्तार भी नहीं हो उसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं भूमिका से। भूमिका में कहा गया है, भारतीय कृषि न केवल आर्थिक संरचना का एक मूलभूत स्तंभ है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक जीवन का भी हृदय है। भारत में कृषि आज भी बहुत बड़ी मानव आबादी का जीविकोपार्जन करती है। जीविकोपार्जन मतलब उनकी आजीविका का संचालन करती है। ठीक है, उनका पेट भरने का काम करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। परंतु पिछले कुछ दशकों में कृषि का स्वरूप, चुनौतियां और संभावनाएं सभी में गहरे परिवर्तन आए हैं। उत्पादन के पैमाने, तकनीकी अपनाने और बाजार व्यवस्था, जलवायु जोखिम तथा नीति नियमन में भी कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। ठीक है, तो ये भूमिका रही, बहुत ही अच्छी भूमिका है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और ना ही ज़्यादा छोटी है। ठीक है, इससे आप अपने हिसाब से, जैसे किसी का समीक्षा अधिकारी में 600 नंबर का एक निबंध लिखा जाता है, तो आप उसमें क्यों ज़्यादा बड़ा निबंध लिखोगे। ठीक है, पीसीएस में 800 नंबर का निबंध लिखा जाता है, 800 शब्दों का, नंबर नहीं, सॉरी मैं नंबर भूल गया हूँ, शब्दों का, 800 शब्दों का निबंध लिखा जाता है। तो आप उसमें उसी हिसाब से निबंध में भूमिका और जो लास्ट में सारांश लिखा जाता है उसे उसी हिसाब से लिखिए जितने नंबर का वो बोला गया है। ठीक है, तो पहले हेडिंग पे चलते हैं, भारतीय कृषि का वर्तमान स्वरूप। भारत का भौगोलिक तथा कृषि क्षेत्र व्यापक है, मतलब व्यापक मतलब बहुत बड़ा है, विस्तृत है। ठीक है, व्यापक है। भूमि उपयोग के आंकड़े एवं हालिया सरकारी रिपोर्टों के आधार पर कुल भूक्षेत्र, कृषि भूमि और फसल केंद्रित आंकड़ों
महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। जो आंकड़े हैं, फसल केंद्रित आंकड़े हैं, वो महत्वपूर्ण संकेत देते हैं, जैसे नेट सोवन एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया तथा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सरकारी वार्षिक रिपोर्टों और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रिपोर्ट 2025 यानी 24-25 भारत में कुल भूक्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग कृषि उपयोग में है। नेट सोवन एरिया व ग्रास क्रॉप्ड एरिया सहित अनेक संकेतों में यह स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी भले ही जीडीपी में घटती दिखती हो, पर यह रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय बनी हुई है। ये बात ध्यान रखिए कि ऊपर जो सरकारी जो रिपोर्ट दी गई है, जो आंकड़े दिए गए हैं, जो संदर्भ दिया गया है, वो एनुअल रिपोर्ट जो सरकारी रिपोर्ट आती है 2024-25 के अनुसार है। वार्षिक कृषि जो रिपोर्ट आती है ना, उसके आधार पर है। तो भारतीय कृषि का आधिकारिक, हालिया और भरोसेमंद आंकड़ा स्रोत है और इस निबंध में प्रयुक्त प्रमुख आंकड़ों व रुझानों के लिए आधार है। ठीक है, जो हम आंकड़े देने वाले हैं वो करंट फैक्ट्स, करंट डाटा, उससे संबंधित है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है आपको। ठीक है, बड़े ही आराम से, सहज रूप से आपको पहले पढ़ना है, फिर अपने हिसाब से लिखना है 2-3 बार। इसके बाद में जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तो बड़े ही आराम से आप परीक्षा में निबंध लिख पाओगे और अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण भी होगे। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं, प्रमुख उपज विविधता और क्षेत्रीयता। भारत में अनाज, धान, गेहूं, मक्का, मतलब ये क्या है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना नाम, 2-3 नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें केवल उदाहरण देना है, पूरी कृषि इसमें उतार देनी नहीं है। ठीक है, तो 2-3 नाम ले लेने हैं। अनाज में क्या क्या आते हैं, धान, गेहूं, मक्का। दलहन में चना, मूंग, अरहर, मटर, ऐसे कुछ नाम ले लेने हैं आपको। तिलहन में सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। फाइबर में कपास, जूट। ठीक है, इस प्रकार से। तेलों में तेलें और मिठाइयाँ और सब्जियां तथा फल महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही मछली पालन, पोल्ट्री व डेयरी भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण घटक बन चुके हैं, क्योंकि ये भी तो कृषि से संबंधित ही हैं। भारत की कृषि विविध है। अलग अलग जलवायु और मिट्टी के कारण पश्चिम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, ये भी इसमें ऐड कर लीजिए, पश्चिमी यूपी का परंपरागत जो फसल चक्र है वो धान गेहूं पे आधारित है। यानी पूरे वर्ष में एक बार गेहूं किया जाता है, एक बार धान किया जाता है, मतलब लगभग। ठीक है, यूँ तो और भी फसलें होती है, लेकिन प्रमुख रूप से धान और गेहूं। मध्य भारत में मिश्री व दालें, पूर्वोत्तर में चाय की खेती, दक्षिण में रबी, खरीफ और विविधता आदि। यह क्षेत्रीय विविधता नीति व निवेश दोनों हेतु अवसर व चुनौतियां दोनों देती है। अगली हेडिंग देखिए, गुणवत्ता यानी क्वालिटी, उत्पादन से लेकर पोषण तक, ये आपकी हेडिंग रहने वाली है। किसी भी देश की कृषि गुणवत्ता का आकलन केवल टन पर हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में होने वाले उत्पादन, यानी कितना टन उसमें 1 हेक्टेयर में हुआ है, 1 हेक्टेयर में कितने टन हुआ है। ठीक है, तो टन प्रति हेक्टेयर, पर की जगह पे प्रति मानिए आप। ठीक है, तो शुरुआत से पढ़िए। किसी भी देश की गुणवत्ता का आकलन केवल टन प्रति हेक्टेयर से नहीं, बल्कि पोषण, उपभोक्ता, उपयुक्तता, यानी उपभोक्ता के लिए वो कितना उपयुक्त है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसमें पोषण कितना है, पोषक तत्व कितने हैं, सिक्योरिटी कितनी है उसकी, फूड सेफ्टी कैसी है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग और वैल्यू एडिशन के आधार पर भी किया जाना चाहिए। अगली हेडिंग देखिए, सब हेडिंग, उत्पादन गुणवत्ता और फर्टिलाइजर परफॉर्मेंस। भारतीय कृषि में फसल उत्पादन में वृद्धि पिछले कई दशकों से हुई है। हरित क्रांति ने कुछ प्रमुख अनाजों की पैदावार बढ़ाई है।
परंतु गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। मृदा उर्वरता में असंतुलित पोषक तत्व, मतलब कोई पोषक तत्व तो मृदा में अधिक हो जाता है और कोई अत्यंत कम हो जाता है। जैसे जैसे अत्यधिक नाइट्रोजन, मतलब मृदा में हम यूरिया अधिक डालते हैं और प्रकृति में भी 78% के करीब नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इस आधार पर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है। ठीक है, और फास्फोरस कम होता चला जाता है, पोटेशियम कम हो जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, मिट्टी अम्लता, क्षारीयता, जलवायु जनित दबाव तथा कीटों और रोगों का दबाव, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, फल सब्जी तथा अनाज में और भंडारण में कमी से खेती खपत योग्य गुणवत्ता प्रभावित होती है। यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनके कम या ज़्यादा होने से, कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से ये गुणवत्ता जो है खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, मतलब प्रभावित होती है सीधे शब्दों में। अगली हेडिंग देखिए, खाद्य सुरक्षा और पोषण गुणवत्ता। कठोर अर्थों में भारत ने अनुपूरक खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त किया है, पर पोषण सुरक्षा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में असमानता, दाल, फल और सब्जियों की उपलब्धता तथा लोगर की सूक्ष्म पोषकता, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कमी एक चुनौती है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा में स्थानीय सिंचाई, बाजार पहुंच और कीमत भिन्नता का बड़ा प्रभाव है। कृषि पर क्या क्या प्रभाव हैं ये आप देख रहे हैं। अगली हेडिंग है, किसानों की आय, वर्तमान स्थिति और प्रवृत्तियां। किसानों की आय चर्चा में हमें उत्पादन लागत, समानता करने वाले जोखिम, मार्केटिंग चैनल, मूल्य समर्थन और सरकारी योजनाओं को देखना होगा। इसमें आय के स्रोत और विविधीकरण, ये हेडिंग है, सब हेडिंग। किसानों की आय कई स्रोतों से आती है। मुख्य फसल उत्पादन से, सब्जी फलों का बाजार, डेयरी, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कृषि से जुड़ी हुई सेवाएं, मशीन भाड़े पर देना, गैर कृषि रोजगार, ऋतु चक्रिक या प्रवासी श्रम, और आजकल बढ़ती हुई एग्रीगेटर या कस्टम हायरिंग सर्विसेज। छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय अस्थायी तथा सीजनल रहती है और कई बार खेती का लाभांश कम रह जाता है। सरकारी हस्तक्षेप, अगली सब हेडिंग, इनकम रिपोर्ट और सहायक योजनाएं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न रूपों में आय सहायता देती हैं। प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण जैसे पीएम किसान सब्सिडी बीमा, PMFBY, ये योजनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, पीएम किसान योजना, सब्सिडी और बीमा के लिए PMFBY और इनपुट सपोर्ट। हालिया करंट अफेयर्स के अनुसार पीएम किसान की किस्तें और राहत पैकेज आपदा प्रभावित किसानों के लिए जारी किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हालिया किस्तों का कारण वितरण प्रभावित राज्यों के किसानों के खाते में भेजे जाने की खबरें आई हैं, जो तत्काल नकदी सहायता के रूप में है। अब इस पर एक टिप्पणी देखिए, प्रत्यक्ष नगद सहायता महत्वपूर्ण है, परंतु यह दीर्घकालिक आय वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब सरकार यदि कुछ प्रत्यक्ष रूप से सहायता दे दे, जैसे 2000 रुपये के हिसाब से 3 किस्तों में 6000 देती है पीएम किसान के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों के लिए। ठीक है, परंतु ये लंबे समय के लिए, दीर्घकाल के लिए आय का स्रोत नहीं रह सकती। ठीक है, ये सहायता किसानों के लिए अच्छी नहीं है। लघु काल के लिए तो यह अच्छी है, लेकिन लंबे समय के लिए ये उन्हें आय का कोई स्रोत
या मजबूत स्रोत नहीं प्रदान कर सकती। ठीक है। संरचनात्मक सुधार, बाजार पहुंच और मूल्य संवर्धन व ऋण संरचना सुधार आवश्यक है। उनके लिए क्या सहायता करनी चाहिए वास्तव में? संरचनात्मक सुधार, ठीक है, स्ट्रक्चर उसका बदलना चाहिए कृषि का। बाजार पहुंच यानी किसानों की बाजार से सीधी पहुंच बनाई जानी चाहिए। उनके लिए जो कच्चा माल यानी बीज है, खाद है, वो सुगम रूप से बाजार से उन्हें उपलब्ध हो, और उनका जो तैयार माल है, जो फसल है, जैसे गेहूं है, चावल है, उनकी जो उत्पादन है या उत्पाद हैं, वो सीधे बाजार में डायरेक्ट रूप से पहुंचने चाहिए और अच्छे दामों में या अच्छे मूल्यों पर वो बिकने चाहिए। मूल्य संवर्धन होना चाहिए। ऋण संरचना, यदि किसान को आवश्यकता है किसान को, तो उसे आसानी से ऋण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो वो अपनी तरक्की जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। अगली हेडिंग है उपलब्ध संसाधन, भूमि, जल, श्रम, पूंजी और उनकी स्थिति। इसमें पहली सब हेडिंग है भूमि और किसान परिवार की आय। भारत में भूमि संरचना अधिकतर लघु एवं सीमांत है। भूमि का विखंडन, छोटा परिवार आधारित कृषि मॉडल उत्पादकता तकनीकी अपनाने पर असर डालता है, क्योंकि अधिकांश किसानों के पास में कम भूमि होती है। ठीक है। भारत में अधिकांश किसान कैसे हैं? या तो सीमांत हैं या लघु किसान हैं। ठीक है। कई किसान पारंपरिक तकनीकों पर निर्भर हैं और बड़े पैमाने पर भूमि के साथ संचालित और आधुनिक कॉमर्शियल खेती की तुलना में संसाधन सीमित हैं उनके पास में। सरकारी रिपोर्टों और आंकड़ों के अनुसार जो पता चलता है, उससे देखें कि नेट सायन क्षेत्र और ग्रास क्रॉप्ड एरिया का विस्तृत मात्रा देश में कृषि के विस्तार तथा क्रॉपिंग इंटेंसिटी का संकेत देती है। अगली सब हेडिंग देखिए, जल संसाधन और सिंचाई की स्थिति। भारत में सिंचाई के स्रोतों में नहर, ट्यूबवेल, बालू पुर्जा पानी, ग्राउंड वाटर मतलब भूमिगत जल और वर्षा सम्मिलित है। इनसे ही भारत के किसान जो है अपनी फसलों का सिंचन करते हैं, फसलों की सिंचाई करते हैं। भूगर्भीय जल का अत्यधिक दोहन कुछ क्षेत्रों में गंभीर समस्या है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में, क्योंकि यहाँ पर भू जल को यानी भूगर्भीय जल को ट्यूबवेल से, सबमर्सिबल से खींचकर तब अंधाधुंध खेतों में फैलाया जाता है सिंचाई के नाम पर। ठीक है। तो सिंचित क्षेत्र का विस्तार दर में वृद्धि हुई है, परंतु सिंचाई की गुणवत्ता और जल प्रबंधन तकनीकें यानी तरीके जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर का बृहद स्तर पर विकल्प अभी सीमित है, यानी अधिकांश किसानों के पास में ये विकल्प अभी नहीं है, वे नहीं लगा पाए हैं। जल उपयोग में दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट इरिगेशन और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकों का बढ़ता प्रयोग आवश्यक है। श्रम और मशीनरी, पूंजीगत संसाधन। कृषि में पारंपरिक मजदूरी का महत्वपूर्ण स्थान है, महत्व अभी भी बना हुआ है, परंतु सहूलियत और श्रम की कमी के कारण मैकेनाइजेशन यानी मैकेनाइजेशन सही बोले मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर इत्यादि की पहुंच बढ़ रही है, पर छोटे किसानों के लिए पूंजीगत लागत एक बाधा है। मशीनरी सर्विसेज, कस्टमरिंग सेंटर्स और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं।
तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी अपनाना और प्रभाव, ये 5वीं हेडिंग है। तकनीकी परिवर्तन भारतीय कृषि का सबसे गतिशील पहलू है। इसमें बायोटेक, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म इनाम, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इनाम जो है, और मोबाइल ऐप, इनको आप उसमें ज़रूर डालिए, ठीक है, प्रभाव छोड़ेंगे ये अपना। ड्रिप इरिगेशन, सटीक बीज प्रजातियां और पोस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी शामिल है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर और डिजिटल खेती, अमेरिका और अन्य विकसित देशों में प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यील्ड मैप, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड गाइडेंस इत्यादि का उपयोग बढ़ रहा है। यूएसडीए ईआरएस रिपोर्टों में बताया गया है कि ऑटोमेटेड गाइडेंस और अन्य प्रिसीजन तकनीकों की बड़ी पैठ कुछ फसलों में हुई है, पर समग्र अपनाने की दर अभी भी कई फसलों के लिए सीमित है। और भारतीय संदर्भ में प्रिसीजन खेती का शुरुआती चरण है। ड्रोन आधारित सर्वे, सटीक उर्वरक अनुप्रयोग, मोबाइल आधार पर सलाह और मौसम सूचना सेवाएं बढ़ रही हैं। इससे लागत घटाने, इनपुट का बेहतर उपयोग और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगली हेडिंग है बायोटेक और उन्नत बीज प्रजातियां। कीट बीटी कॉटन जैसे जैविक संशोधित फसलों ने उत्पादन में आरंभिक लाभ दिखाया है। वहीं हाई यील्ड व जल प्रतिरोधी किस्मों के विकास पर अनुसंधान जारी है। ड्रॉट टॉलरेंट, अब ये है आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा नई किस्मों और बेहतर कृषि प्रोटोकॉल जारी किए जा रहे हैं। अगली सब हेडिंग है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन। लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन की कमी से किसान अक्सर निम्न मूल्य पर सस्ते में बेचने के लिए मजबूर होते हैं। आधुनिक कोल्ड चेन एवं प्रोसेसिंग इकाइयों का विस्तार ग्राम स्तर एवं सहकारी मॉडल द्वारा आवश्यक है। अगली हेडिंग है विश्व के प्रमुख कृषि प्रधान देशों की तुलना में तकनीकी संसाधन और मॉडल। यहाँ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड्स, डच मॉडल, चीन व ब्राज़ील को ब्रीफली तुलना के लिए लिया जा रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि किन पहलों से भारत सीख सकता है। मतलब उन देशों की कौन कौन सी ऐसी पहलें हैं कृषि से संबंधित जिनसे भारत सीख सकता है। इसमें पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का प्रिसीजन मशीनरी और बाजार संरचना। अमेरिका में बड़े पैमाने पर प्रिसीजन कृषि, अत्याधुनिक मशीनरी और बड़े फार्म यूनिट हैं। वहाँ पर कृषि पर आधारित बीज, कृषि रसायन और मशीन उद्योग अत्यधिक विकसित हैं। यूएसडीए और निजी संस्थाओं के समर्थन से किसानों ने तकनीक अपनाई है। उदाहरण के लिए ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम, जियो स्पेशल टूल्स और बड़े पैमाने की सटीक फसल मैनेजमेंट। इन तकनीकों से लागत में कमी और उत्पादन स्थिरता बढ़ी है। अमेरिकी अनुभव से भारत के लिए उपयुक्त स्तर पर प्रिसीजन औजारों का क्लस्टर आधारित मॉडल अपनाना और कस्टमर हियरिंग सेवाओं को बढ़ाना। प्रासंगिक रिपोर्टों में प्रिसीजन तकनीकों की अपनाने की दर का दस्तावेज उपलब्ध है। नीदरलैंड से क्या सीख सकते हैं? अत्यधिक तकनीकी हाउसिंग मॉडल और वैल्यू एडिशन। नीदरलैंड एक छोटा देश होने के बावजूद दुनिया के अग्रणी कृषि निर्यातकों में से एक है।
इसका कारण अत्यधिक तकनीकीकृत हाउसिंग, नियंत्रित पर्यावरण खेती, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, अत्याधुनिक बीज व पैकेजिंग टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स हैं। डच मॉडल में ऊर्जा उपयोग, सह जनरेशन, जल प्रबंधन और सटीक उर्वरक नीति शामिल है। यहाँ ग्रीन हाउस पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे प्रति यूनिट उत्पादन बहुत ऊंचा होता है। नीदरलैंड्स के अनुभव से भारत छोटे स्केल ग्रीन हाउस, हाइब्रिड सौर और गैस ऊर्जा संयोजन और हाईटेक सब्जी उत्पादन के क्लस्टर मॉडल अपना सकता है। चीन से त्वरित मशीनीकरण और सरकारी निर्देशित मॉडल। चीन ने बड़े पैमाने पर मशीनीकरण और कृषि शोध को आगे बढ़ाया है। शोध के साथ ही बड़े घरेलू बाजार व नीतिगत सहयोग से उत्पादन वृद्धि हुई है। जमीन के पैमाने का चीन का मॉडल भारत के छोटे भाग वाले संरचना से अलग है, पर प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान, जैविक किस्मों यंत्रणा से सीखने के अनेक पहलू हैं। ब्राजील अब ब्राजील से क्या सीख सकते हैं? कम लागत की व्यापक वाणिज्यिक खेती और निर्यात। ब्राजील ने बड़े पैमाने पर सोयाबीन, मक्का और मांस उत्पादन में विस्तार कर ग्लोबल सप्लायर बनकर उभरा है। ब्राजील का अनुभव यह दिखाता है कि लाभप्रद निर्यात केंद्रित खेती कैसे बड़े निवेश, स्केलेबल यूनिट और लॉजिस्टिक्स के माध्यम से हासिल की जा सकती है। निष्कर्ष, तुलनात्मक निष्कर्ष देखते हैं इसका। तकनीकी का पैमाना और मॉडल अलग अलग हैं। तकनीकी का पैमाना और मॉडल अलग अलग हैं। भारत के लिए हाइब्रिड रास्ता उपयुक्त है। छोटे परिवर्तनीय किसानों के लिए कस्टम हायरिंग और क्लस्टर आधारित तकनीकी सेंटर, उच्च वेल्थ क्षेत्रों के लिए हाईटेक ग्रीन हाउस और बड़े फार्मों के लिए प्रिसीजन एग्री। नीदरलैंड्स व यूएस के तकनीकी पहल से सीखना अच्छा रहेगा, पर स्थानीय सामग्री, जल सीमा और सामाजिक आर्थिक संरचना को ध्यान में रखना अनिवार्य है। अगली हेडिंग है कृषि और जलवायु परिवर्तन, प्रभाव और अनुकूलन, एडेप्टेशन। जलवायु परिवर्तन कृषि, जो भारतीय कृषि है उस पर प्रत्यक्ष और दीर्घकालिक प्रभाव डाल रहा है। बदलती वर्षा प्रणाली, बढ़ता तापमान, चरम अतिवृष्टि और सूखा यानी अनावृष्टि, ये घटनाएं अधिक बार हो रही हैं। एफएओ व अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दर्शाए अनुसार जलवायु विन्यास के कारण तटीय ट्रिपिकल और बारिश निर्भर क्षेत्रों में प्रभाव स्पष्ट है और मध्यम और छोटे किसानों की संवेदनशीलता उच्च है। सीधा प्रभाव, फसल यील्ड में परिवर्तन, गर्मी तनाव यानी हीट स्ट्रेस और बदलती मौसम पैटर्न से कुछ फसलों की पैदावार घट सकती है। जल स्तर और सिंचाई, भूजल का स्तर घटना तथा मानसून की अनिश्चितता सिंचाई व्यवस्था पर दबाव बढ़ाती है। कीट और रोग, तापमान व आर्द्रता के बदलने से नए रोग और कीटों का प्रसार बढ़ रहा है। अनुकूलन के उपाय यानी एडेप्टेशन, जल कुशल तकनीक, ड्रिप, स्प्रिंकलर और वर्षा, वाटर हार्वेस्टिंग, सूखा सहिष्णु बीज किस्में, परिवर्तनशील खेती तिथियां और मौसम पूर्वानुमान आधारित खेती, एग्रो मेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी अनुकूलन उपाय हैं। साथ ही कृषि बीमा व जोखिम प्रबंधन, क्रॉप इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाना आवश्यक है। अगली हेडिंग है
कृषि संबंधी कानून, अधिनियम और नीति यानी पॉलिसी एंड लॉज। इतिहास, विवाद और परिवर्तन। भारत में कृषि नियमन और नीतिगत ढांचे में समय समय पर परिवर्तन आए हैं और यहाँ कुछ प्रमुख ऐतिहासिक व हालिया कानूनों का सार और उनसे जुड़े विवादों का संक्षेप दिया जा रहा है। पहली हेडिंग है एपीएमसी और एमएसपी एवं मंडी व्यवस्था। एपीएमसी, एमएसपी और मंडी व्यवस्था। पारंपरिक रूप से भारत में राज्य स्तरीय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज, एपीएमसी, इसकी फुल फॉर्म है ये, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज। मंडी व्यवस्था के मध्य से खरीदी और मूल्य नियमन होता रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी नीति सरकार द्वारा कुछ फसलों के लिए समर्थित न्यूनतम मूल्य प्रदान करने की व्यवस्था है। एमएसपी सार्वजनिक भंडारण और प्रमुख खरीद कार्यक्रमों ने खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने में योगदान दिया है, पर इन व्यवस्थाओं के प्रभाव और दायरे पर निरंतर बहस होती रही है। अगली हेडिंग है 2020 और 21 के 3 विवादास्पद कानून जो कृषि कानून थे उनका परिणाम। 2020 में संसद में पारित 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ 2020-21 में बड़े पैमाने पर किसान विरोध हुए। इन कानूनों के उद्देश्य थे बाहरी मार्केटिंग और कॉन्ट्रैक्ट खेती को सुविधाजनक बनाना, पर विरोध याचकों का कहना था कि ये कानून परंपरागत मंडी व एमएसपी पर प्रभाव डालेंगे और कारपोरेट के पक्ष में किसानों की बार्गेनिंग शक्ति घटेगी। लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की और 2020 में विधेयक वापस कर दिए गए। इस आंदोलन और उसके परिणाम ने नीति निर्माण प्रक्रिया, किसानों की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका तथा बाजार सुधारों के संवेदनशील स्वभाव को स्पष्ट कर दिया। अगली हेडिंग है बीमा, सब्सिडी और इनकम सपोर्ट योजनाएं। कृषि बीमा जैसे एमबीएफबीवाई, इनपुट सब्सिडी, उर्वरक, बिजली आदि और सीधे नगद योजनाएं पीएम किसान किसानों की आय सुरक्षा के उपकरण हैं। हाल ही के ताज़ा समाचारों में पीएम किसान के किस्तों के वितरण और आपदा प्रभावित राज्यों के किसानों को वित्तीय राहत के बारे में रिपोर्टें आईं, जिनकी तत्कालिक नकदी सहायता की योजना बनी रहती है। अगली हेडिंग है कमियां, गैप्स और प्रमुख चुनौतियां। कमियां और चुनौतियां। भारतीय कृषि में अनेक संरचनात्मक और समसामयिक कमियां हैं। नीचे उनके प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है भूमि का विखंडन और छोटा आकार। भूमि का जो विखंडन है भारत में, वो उत्पादन, लाभप्रदता और तकनीकी अपनाने पर बाधक है। छोटे किसानों के पास पूंजीगत संसाधन कम हैं, जिनके बड़े निवेशनीय तकनीकों तक पहुंच कठिन होती है। उपयुक्त भंडारण व पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। फल, सब्जी और दलहन में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत अधिक है। कोल्ड चेन और बेहतर भंडारण की कमी से मूल्य हानि और खाद्य गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अगली हेडिंग है बाजार तक पहुंच और मूल्य असुरक्षा। किसानों को अक्सर उचित मूल्य नहीं मिलता। विपणन चैनल में मध्यस्थ, लॉजिस्टिक्स की कमी और मूल्य अस्थिरता के कारण है। अगली हेडिंग है जल स्रोतों के संकट और सिंचाई की अक्षमता। जल के घटते स्तर, बोरिंग का शोषण और
अनुचित सिंचाई प्रथाएं दीर्घकालिक समस्याएं हैं। कृषि ऋण और वित्तीय समावेशन की सीमाएं। कृषि क्रेडिट की पहुंच, सस्ता ऋण और दंडात्मक सूद की समस्याएं किसानों को प्रभावित करती हैं। कई बार सकारात्मक योजनाएं भी जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाती। जलवायु जोखिम और जोखिम प्रबंधन का अभाव। किसानों के पास जलवायु रिस्क प्रबंधन के पर्याप्त उपकरण और जानकारी का अभाव है। बीमा कवरेज की पहुंच भी सीमित है। अनुसंधान से फील्ड ट्रांसफर की बाधाएं। कृषि अनुसंधान परिणामों का छोटे किसानों तक प्रभावी ट्रांसफर और प्रशिक्षण सीमित है। एक्सटेंशन सर्विसेज की पहुंच व गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है। आवश्यक सुधार क्या क्या हो सकते हैं, ये अगली हेडिंग है। नीति, तकनीकी, संस्थागत सुधार के सुझाव। नीचे दी गई नीतियों में सुधार बहुआयामी है। उत्पादन, आय, संसाधन प्रबंधन व पर्यावरण पर टिकाऊ प्रभाव देने हेतु भूमि समेकन और लीज यानी कॉन्ट्रैक्ट आधारित खेती मॉडल। छोटे किसानों को क्लस्टर आधारित फार्मिंग, लीज पर भूमि का प्रभावी उपयोग और फसल विशिष्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल से लाभ पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। भूमि समेकन के सकारात्मक प्रयोग से बड़े पैमाने पर मैकेनाइजेशन संभव होगा। जल कुशल तकनीकी का समान वितरण। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और वाटर हार्वेस्टिंग को सब्सिडी के साथ लक्षित करना चाहिए। विशेषकर जल तनाव वाले क्षेत्रों में जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला है पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रा और वैल्यू एडिशन। कोल्ड चेन, क्लस्टर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट और छोटे स्तर पर पैकिंग प्रोसेस और निवेश बढ़ाना चाहिए। इससे ग्रीन वैल्यू एडिशन और किसान की इनकम दोनों बढ़ेंगे। अगली हेडिंग है डिजिटल मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स सुधार। इनाम जैसे डिजिटल मंडियों का विस्तार छोटे किसानों को डिजिटलीकृत मूल्य खोज और सिंपल कंप्लायंस से बाजार तक आसान पहुंच देना चाहिए। लॉजिस्टिक्स में निवेश से उपज के दामों में अस्थिरता कम होगी। अनुसंधान व एक्सटेंशन सुधार। कृषि अनुसंधान की फील्ड रियलिटी से जोड़ने के लिए बासहूलियत विकास, फार्मर्स लीड ट्रायल्स, एक्सटेंशन सर्विसेज में डिजिटल एजेंसी और रूरल परामर्श यानी एग्री एडवाइजरी बढ़ाने चाहिए। वित्त और बीमा आधारित सुरक्षा। अगली हेडिंग है किफायती कृषि क्रेडिट सूद व्यवस्था। सूद मतलब ब्याज, ऋण व्यवस्था नियंत्रण और व्यापक तथा समय पर बीमा क्लेम की सुविधा किसानों की जोखिम सहिष्णुता बढ़ाएगी। अगली सब हेडिंग है जलवायु समायोजन और स्मार्ट खेती। जलवायु स्मार्ट एग्रीकल्चर, ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज एग्रो फॉरेस्ट्री, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रोत्साहित करना चाहिए। मौसम संबंधी सूचनाएं व सूक्ष्म बीमा उत्पादन जरूरी है। आगे की संभावनाएं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स यानी आगे की राहें और अवसर। संभावित युग्म यानी सिनर्जीज। टेक पर प्लस क्लस्टर मॉडल यानी टेक्नोलॉजी प्लस क्लस्टर मॉडल। छोटे किसानों के लिए क्लस्टर आधारित हाईटेक ग्रीन हाउस और कस्टम हायरिंग सेंटर जिसमें महंगी मशीनें साझा की जा सकें। वैल्यू एडिशन और स्थानीय प्रोसेसिंग। कृषि उत्पादन को फाइनल उपभोक्ता सामग्री में बदलने से आय बढ़ेगी, जैसे
फलों से जूस, कंजर्व, अनाज से ब्रांडेड उत्पादन। एकीकृत कृषि, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, डेयरी, मत्स्य, बागवानी और अनाज का संयोजन किसानों की आय को विविध और अधिक स्थिर बनाएगा। डिजिटलीकरण और डेटा चालित खेती, मोबाइल पर आधारित सलाह, बाजार सूचना, मौसम पूर्वानुमान और क्रेडिट रिकॉर्ड्स से खेती अधिक प्रभावी हो सकती है। डाटा आधारित बीज चयन, फसल रिस्क रणनीति, इनपुट और व्यवस्थापन से संसाधन दक्षता बढ़ेगी। निर्यात और ब्रांडिंग निर्माण, भारत अपने विविधता, चाय, मसाले, जड़ी बूटी, डेयरी उत्पाद का उपयोग कर न सिर्फ मात्रा बल्कि गुणवत्ता आधारित निर्यात भी बढ़ा सकता है। कृषि एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी और ब्रांडिंग पर जोर जरूरी है। अगली हेडिंग है करंट अफेयर्स से संबंधित हाल की घटनाएं और तत्कालिक निहितार्थ। निम्न प्रमुख बिंदु हालिया समाचार और आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर हैं। प्रमुख घटनाओं का संक्षेप है। पीएम किसान की किस्तें और आपदा सहायता। हालिया समाचारों में केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना की किस्तें प्रभावित राज्यों के किसानों के खाते में भेजे जाने की रिपोर्ट आई है। यह तात्कालिक नकद सहायता के उदाहरण हैं जो आपदा प्रभावित किसानों को तात्कालिक समर्थन देती है। ऐसी पद्धति से किसान कुछ समय के लिए तरलता प्राप्त कर पाते हैं। तरलता क्या है? एक बैंकिंग से संबंधित शब्द है। तरलता मतलब धन प्राप्त करना, यानी जनता के पास में यदि धन अधिक आ रहा है तो जनता के पास में तरलता अधिक है, और बैंक के पास में धन अधिक पहुंच गया, जनता के पास में कम हो गया, तो बैंक की तरलता अधिक हो गई। और फसल हर जाने की स्थिति में राहत मिलती है। अगली हेडिंग है सरकारी वार्षिक रिपोर्ट और कृषि आंकड़े 2024-25। कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में देश की भूमि उपयोग और क्रॉपिंग इंटेंसिटी जैसे प्रमुख आंकड़ों का प्रकाशन किया गया है। ये आंकड़े नीति निर्माण और योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण के लिए मानदंड प्रदान करते हैं। इस तरह के सरकारी आंकड़े नीति निर्धारण में आधारभूत भूमिका निभाते हैं। अगली सब हेडिंग है वैश्विक तकनीकी संवाद और सहयोग। डच एग्रीटेक, अमेरिकी प्रिसीजन एग्री तथा FAO विश्व बैंक की क्लाइमेट एग्री पहलों में सहयोग के लिए विभिन्न मंचों पर चर्चा व साझेदारी बढ़ रही है। यह भारत के लिए तकनीकी सीखने और निवेश के अवसर प्रस्तुत करता है। 13वीं हेडिंग है नीति समकालीन बहसें और सामाजिक राजनीतिक आयाम। कृषि नीतियां केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक राजनीतिक आयाम भी रखती हैं। वर्ष 2021 के आंदोलन ने सिखाया कि किस प्रकार नीतिगत बदलावों में किसानों की भागीदारी और संवाद अनिवार्य है। 2020-21 में जो कृषि से संबंधित आंदोलन हुए थे पंजाब में, हरियाणा में, तो उसके बारे में ये बताया गया है। MSP, मंडी सुधार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और बाजार उदारीकरण पर निरंतर बहस जारी रहेगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच विश्वास निर्माण और पारदर्शिता बढ़ाना आवश्यक है। 14वीं हेडिंग है समेकित यानी इंटीग्रेटेड सुझाव। समेकित सुझाव, शीघ्र व दीर्घकालिक कदम, एक्शन प्लान। नीचे त्वरित यानी शॉर्ट टर्म और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म कदम दिए जा रहे हैं जिन्हें एक समेकित राष्ट्रीय कृषि नीति में रखा जा सकता है, जिसमें त्वरित कदम क्या हो सकते हैं जो 0 से 2 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे या लागू होंगे।
पहला है आपदा प्रभावित किसानों के लिए लक्ष्यीकृत नगद हस्तांतरण जैसे पीएम किसान और बीमा क्लेम की शीघ्रता उपलब्ध कराई जाए। दूसरा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने हेतु तत्काल कोल्ड स्टोरेज और मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट का क्लस्टरीकरण। मतलब मोबाइल प्रोसेसिंग मतलब जो किसानों की ऐसी फसलें हैं जो जल्दी खराब होती हैं जैसे फल सब्जी, उनको वाहनों के माध्यम से शीघ्रता से कहीं पहुंचाया जाना कोल्ड स्टोरेज तक, ठीक है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और मंडियों तक शीघ्रता से पहुंचाना, उनकी प्रोसेसिंग करना, ये इसमें शामिल है। तीसरा है जल कुशल तकनीकों ड्रिप सिंचाई के लिए लक्षित सब्सिडी और प्रशिक्षण किसानों के लिए दिया जाए। चौथा है किसान व्यवसायी इंटरफेस हेतु स्थानीय डिजिटल बाजार केंद्रों का सुदृढ़ीकरण। इनाम का पूर्ण अनुकूलन, इनाम पोर्टल जो है उसका किसानों के लिए पूर्ण रूपेण अनुकूलन किया जाए। मध्यकालिक यानी 2 से 5 वर्ष के लिए जो कदम हो सकते हैं वो क्या हैं? पहला है क्लस्टर आधारित कस्टम हायरिंग सेंटर, जिससे छोटे किसानों को महंगी मशीनें साझा करने का औचित्य मिले। दूसरा है जलवायु स्मार्ट किस्मों का बड़े पैमाने पर वितरण और उनके जल प्रबंधन प्रोटोकॉल्स। तीसरा है पोस्ट प्रोसेसिंग में कृषि उद्योग लिंक, ब्रांडेड आउटपुट व निर्यात हेतु मानक अनुपालन। और दीर्घकालिक जो 5 वर्ष से अधिक के लिए कदम हैं वो क्या है? भूमि नीति में दीर्घकालिक रूप से लीज और समेकन के विकल्प जो छोटे किसानों को सुरक्षित रखते हुए कृषि दक्षता बढ़ाएं। व्यापक अनुसंधान से फील्ड ट्रांसफर प्रणाली जिसका डिजिटलीकरण और फिजिकल विस्तार हो। तीसरा है कृषि शिक्षा और ग्रामीण उद्यमता को प्रोत्साहन, जिससे कृषि युग्मित उद्यमों एग्री स्टार्टअप्स का विकास हो। 15वीं हेडिंग है निष्कर्ष, समग्र मूल्यांकन और भावी रास्ता यानी आगे की राह। भारतीय कृषि वर्तमान में अनेक उपलब्धियों के साथ साथ गंभीर चुनौतियों का भी सामूहिक रूप से सामना कर रही है। खाद्यान्न उत्पादन व आत्म पर्याप्तता में सफलता मिली है, पर आय गुणवत्ता, पर्यावरणीय स्थिरता और आधुनिक बाजार तक पहुंच में सुधार की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन और संसाधन सीमाएं भविष्य की चुनौतियां होंगी, पर तकनीकी अपनापन, डिजिटलीकरण, क्लस्टर मॉडल, वैल्यू एडिशन और सुदृढ़ तकनीकी आधार पर इन चुनौतियों का सामना करने में प्रमुख उपाय हैं। मुख्य संदेश क्या है इससे संबंधित? भारत को वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं जैसे प्रिसीजन एग्री डच, इंडिया हाउस, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी और बीमारी नियंत्रण अनुसंधान से सीखते हुए एक स्थानीयकृत समावेशन, जल विनियोगित व बाजार सक्षम कृषि व्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, जहां छोटे व सीमांत किसानों की सुरक्षा व आय केंद्र में हो। इस परिवर्तन के लिए सरकारी नीतियों, निजी पक्ष, निवेश, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण नवोन्मेष, रूरल इनोवेशन की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह हमारा निबंध पूर्ण हुआ। इसी प्रकार के अन्य निबंध जो इससे और भी अच्छे और श्रेष्ठ आने वाले हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, यदि अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। और अगर अपने किसी साथी का भला चाहो तो उसके साथ में शेयर भी कर सकते हो इस क्लास को, ठीक है।
हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हम अभी नए चैनल हैं, तो इसलिए हमें अभी संघर्ष करना है। शुरुआत की है तो आगे भी बढ़ेंगे। आपका सहयोग बना रहा तो आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे, ठीक है। और अभी हमारी आवाज़ में भी आपको थोड़ी सी खराबी प्रकट हो रही होगी, स्पष्ट महसूस हो रही होगी। धीरे धीरे सुधार जारी है। हमारे पास में इतने अच्छे संसाधन तो नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने संसाधनों में सुधार करते हुए आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे, ठीक है। और अगली क्लास जो है, अभी से मैं बता देता हूँ, अगली क्लास कृषि से संबंधित प्रश्नों पर जो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनसे संबंधित होने वाली है और उनसे रिलेटेड उत्तर भी साथ ही साथ दिए जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक क्लास में लगभग हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो किसी भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है। आप विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। और आपने अब तक धैर्य के साथ इस वीडियो को देखा है, तो इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। जय हिंद।